हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप स्कोरर्स। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 3, जो कि हमारी डेली सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2018 का 11 सितंबर 2019 को जो पेपर हुआ है, उसके क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। ये आज हमारी क्लास 3 है। इससे पहले 2 लेक्चर्स ऑलरेडी में हम कर चुके हैं, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। Question number 11. A and B started their journeys from X to Y and Y to X. X to Y स्टार्ट की है जर्नी A ने, ये पॉइंट X है और ये पॉइंट Y है। A ने जर्नी स्टार्ट की है X to Y और B ने जर्नी स्टार्ट की है Y to X रिस्पेक्टिवली आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर। ये एक टाइम पे एक तरफ चलने लगे, एक दूसरे की तरफ, और कहीं पर आके इन्होंने क्रॉस किया। A and B completed the remaining parts of their journey in 6 1/8 hour and 8 hour respectively. एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद A ने, देखो मान लो इन्होंने P पे एक दूसरे को क्रॉस किया, उसके बाद A को कितना टाइम लगा B तक पहुंचने में। A को लगा 6 1/8 आवर, या फिर 8 6 48 प्लस 1, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 49/8 आवर। और आगे क्या कहता है, 8 घंटे लगे B को P से A पहुंचने में, 8 घंटे लगे। इफ द स्पीड ऑफ B इज 28 किलोमीटर पर आवर, अगर B की स्पीड दी हुई है 28 किलोमीटर पर आवर, देन द स्पीड ऑफ A इज, A की स्पीड हमें फाइंड करनी है। तो इसको देखिए, करने का बेस्ट तरीका जो है वो एक प्रॉपर इसका फॉर्मेट है, उसके अंदर हम वैल्यूज को पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये एक बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है एसएससी का, ये सीजीएल में या सीपीओ सीएचएसएल सब एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, बहुत कॉमन है। तो इसका मैं एक आपको फॉर्मेट बता देता हूँ, उसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे और सीधा आंसर आ जाएगा विद इन सेकेंड्स। पहले फॉर्मूला देखते हैं। देखो, स्पीड ऑफ A divided by speed of B is equal to whole under root of time taken by B after crossing A divided by time taken by A after crossing B. स्पीड ऑफ A, जो स्पीड A की है, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ B इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय B आफ्टर क्रॉसिंग A। देखो, B और A आपस में P पे मिले थे, तो B को यहाँ पर मिलने के बाद P पॉइंट से और A पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगा, ये उस टाइम की बात हो रही है। और सिमिलरली A को P पॉइंट से Y पॉइंट पे जाने पे कितना टाइम लगा, ये वो टाइम आ गया। अब वैल्यूज हम पुट कर देंगे। स्पीड ऑफ A हमें फाइंड करना है, स्पीड ऑफ B 28 किलोमीटर पर आवर गिवन है, 28 इज इक्वल टू अंडर रूट टाइम टेकन बाय B कितना है, 8 घंटे, 8 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय A को कितना टाइम लगा P से B जाने में, 49/8। तो 49 8 ऊपर चल के यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्पीड ऑफ A अपॉन 28 इज इक्वल टू, देखो 64/49 आएगा। हम इसको अंडर रूट हटा देते हैं, तो 2 8 है, एक 8 बाहर आ जाएगा, और 7 का स्क्वायर होता है 49, तो एक 7 बाहर आ जाएगा। 7 को इससे काटेंगे, 7 4 28। स्पीड ऑफ A इज इक्वल टू 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 के साथ, 32 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ A हमारी आ गई। ये हमारा आंसर है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, डायरेक्टली पुट करना है और आंसर आ जाएगा। देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cosec 65 प्लस थीटा माइनस sec 25 माइनस थीटा प्लस tan स्क्वायर 20 माइनस cosec स्क्वायर 70। इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो यहाँ पर देखिए, जो चीज़ यूज हो रही है वो एक
कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट होता है। कॉम्प्लीमेंट्री जैसे साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जैसे कि अगर साइन 30 और कॉस 60 की वैल्यू हमेशा बराबर होगी। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू भी क्या होती है 1/2। कॉम्प्लीमेंट्री और कैसे होता है, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हैं कौन कौन से। सबसे पहली बात, साइन का होता है कॉस, सेक का होता है कॉसेक और कॉट का होता है टैन। ठीक है, साइन का होता है कॉस, सेक का होता है कॉसेक, कॉट का होता है टैन। अब अगर यहाँ पर मान लीजिए एंगल जो भी है, मान लीजिए साइन के साथ 30 है, तो यहाँ पर एंगल को कैसे लिखेंगे, हमें सीधा 90 - 30 कर देना है। यहाँ पर 30 है तो यहाँ पे 90 - 30 आ जाएगा 60। मान लीजिए सेक दिया हुआ है, सेक या कॉसेक हमें क्वेश्चन में दिया है, इसी का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कॉसेक 70 है, क्वेश्चन में पूछा कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री लिखेंगे सेक और 70 का कॉम्प्लीमेंट्री कैसे लिखेंगे, 90 - 70 = 20। तो इस तरीके से आपको या तो ये वाली साइड में कोई भी वैल्यू गिवन हो या इस वाली साइड में कोई वैल्यू गिवन हो तो आप उसका कॉम्प्लीमेंट्री इजीली निकाल सकते हो। अगर सेक आपको यहाँ दिया हो 70, इसका कॉम्प्लीमेंट्री पूछा हो तो सेक का हो जाएगा कॉसेक और 70 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा 20। तो ये आप निकाल सकते हो। तो ये देखने के बाद अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो कॉसेक 65 प्लस थीटा, अभी हमने पढ़ा कि कॉसेक और सेक कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। तो हम इसको क्या करेंगे, कॉसेक और सेक कॉम्प्लीमेंट्री है तो मैं कॉसेक को सेक में कन्वर्ट कर दूंगा। कैसे करेंगे, कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री है सेक और इसका कैसे लिखेंगे, 90 - 65 प्लस थीटा माइनस सेक 25 - थीटा। टैन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉट, स्क्वायर है तो स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा और 20 का कॉम्प्लीमेंट्री 70 माइनस कॉसेक स्क्वायर 70। 90 - 65 होता है 25, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस का साइन माइनस हो जाएगा, थीटा माइनस सेक 25 माइनस थीटा प्लस कॉट स्क्वायर 70 माइनस कॉसेक स्क्वायर 70। ये प्लस का और ये माइनस का कैंसल आउट हो जाएगा। इसके बाद बच गया कॉट स्क्वायर 70 माइनस कॉसेक स्क्वायर 70। एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। ये हमारे पास ऑलरेडी एक फॉर्मूला होता है, एक आइडेंटिटी है जो ऑलरेडी प्रूवन है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। तो इसका हम इसके अंदर यूज करेंगे। तो माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर 70 माइनस कॉट स्क्वायर 70। अब ये वही हो गया ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, बस इसकी जगह 1 पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। -1 हमारा फाइनल आंसर इसका आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2√2x³ - 3√3y³ इज इक्वल टू, ये पूरी इक्वेशन गिवन है, देन द वैल्यूज ऑफ a² + b² - c²। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर पहले a, b और c की वैल्यू किसी तरह निकाल के उसके बाद यहाँ पर हम इसको पुट करेंगे जिससे कि हमारी वैल्यू फाइनल आ सके। अब हमें देखो यहाँ पे ये क्यूब में नजर आ रही है दोनों वैल्यूज, तो हमारे पास एक क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ - b³ इज इक्वल टू a - b a² + b² + ab। तो अगर मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर लूँ, अगर इसको मैं इसमें कन्वर्ट करके और इक्वेट कर दूँ तो हमारा आंसर हमें मिल सकता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, √2x का होल क्यूब माइनस √3y का होल क्यूब मैं लिख सकता हूँ क्योंकि क्यूब है। अब √2 3 बार मान लीजिए मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, मान लीजिए √2 इंटू √2 इंटू √2 क्या बनेगा, 2√2 आ जाएगा और ये x³ आ जाएगा। तो इसका मतलब मैं 2√2x³ को √2x का होल क्यूब लिख सकता हूँ। इसी तरीके से ये
3√3 को मैं √3 और साथ में y का होल क्यूब लिख सकता हूँ। तो ये हमारा बन गया a क्यूब, ये हमारी पूरी टर्म a हो गई, ये पूरी टर्म हमारी b हो गई, a क्यूब माइनस b क्यूब। अब इसको हमने जो फॉर्मूला रखा है इसके अंदर पुट कर देते हैं वैल्यूज को। तो हमने क्या पढ़ा है, a माइनस b यानी √2x माइनस √3y ब्रैकेट √2x का होल स्क्वायर मतलब 2x² प्लस √3y का होल स्क्वायर तो 3y² प्लस ab। a है हमारा √2x, b है √3y, तो √2 इंटू √3 क्या हो जाएगा, रूट का 6xy। अब इक्वेट कर देंगे इससे, √2x माइनस √3y ax² प्लस by² प्लस cxy। तो √2x माइनस √3y कैंसिल आउट हो गया दोनों तरफ से। अब बचा क्या है, 2x² प्लस 3y² प्लस √6xy। हम देख सकते हैं कि हम इन दोनों इक्वेशन को अगर इक्वेट करेंगे तो देखिए इसका फॉर्मेट और इसका फॉर्मेट एकदम सेम है। 2x² है, यहाँ पे ax² है, 3y² है, यहाँ पे by² है, ये √6xy है, ये cxy है। अगर ये दोनों इक्वेशंस बिल्कुल बराबर हैं, क्योंकि इज इक्वल टू का साइन है बीच में, अगर ये दोनों इक्वेशंस बराबर हैं इसका मतलब ये है कि देखिए x² के साथ तो x² हमारा हमें मिल गया, तो ज़रूर a की वैल्यू जो ये a है इसकी वैल्यू 2 होगी और इस b की वैल्यू 3 होगी और c की वैल्यू √6 होगी। उसी केस में तभी ये दोनों इक्वेशन बराबर हो सकती हैं। तो इसका मतलब a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू √6। अब हमें क्या करना है, वैल्यूज को पुट कर देना है। a का स्क्वायर 4 प्लस b का स्क्वायर इज 9 माइनस √6 का स्क्वायर इज 6। तो 9 प्लस 4 13, 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 7। 7 हमारा आंसर फाइनल इसका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस। कोई भी आर्टिकल किसी पर्टिकुलर प्राइस पे बिकता है। इफ इट इज सोल्ड एट 33 1/3% ऑफ दिस प्राइस, देयर इज अ लॉस ऑफ 33 1/3%। तो अगर कोई आइटम है वो बिकता है 33 1/3% ऑफ इट्स प्राइस, ठीक है, वो जिस प्राइस पे बिका है उसका 33 1/3% पे बिकता है, तो उस पे लॉस कितना होता है, 33 1/3% का। What is the percentage profit when it is sold at 60% of the original selling price? देखो पहले हम ये समझ लेते हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि वो हम यहाँ पर अब यूज करेंगे। देखो कभी भी हमारे पास कोई फ्रैक्शन हो, जैसे 1/2 है, इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। परसेंटेज बनाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से 50, तो ये आ गया 50%। और अब इस वापस से 50% को हमें करना है कि फ्रैक्शन में, तो हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 100, परसेंट हटा के डिवाइड करते हैं 100 से, तो फ्रैक्शन आ गया 1/2। अब यहाँ पे दिया है 33 1/3%, 33 1/3%, इसका मतलब हो गया 100/3%। फ्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में लाने के लिए डिवाइड करते हैं, परसेंट हटा के 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से 100 कटेगा, फ्रैक्शन आ जाएगा 1/3। इसका मतलब 33 1/3% का मतलब है 1/3, 3 में से 1, ठीक है। इतना हमने समझ लिया, तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस इफ इट इज सोल्ड एट 33 1/3% ऑफ दिस प्राइस। हम एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि पूरा क्वेश्चन परसेंटेज के अंदर है, तो हम इसको अपनी तरफ से वैल्यू अगर कोई एज्यूम करके सॉल्व करेंगे तो आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। मैं कुछ भी वैल्यू ले सकता हूँ इसके अंदर, आप कोई भी वैल्यू लेकर इसको सॉल्व कर सकते हो, तो आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो चलिए, मान लीजिए आर्टिकल सोल्ड हुआ है 3 रुपये में। अब आगे कहता है इफ इट इज सोल्ड एट 33 1/3% ऑफ दिस प्राइस। अगर इसको हम 1/3 पे बेचें, ये ओरिजिनल एसपी है, ठीक है, अगर हम इसको बेचें 1/3 पे,
एक तिहाई कितना हो गया, न्यू सेलिंग प्राइस कितना है 1, 3 रुपए की चीज को हमने 1 का बेचा। तो क्या कहता है, देयर इज अ लॉस ऑफ 33 1/3%, यानी 1/3 का लॉस होता है इसके अंदर। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है हमारा, सीपी हमने लेट कर लिया कॉस्ट प्राइस, तो सीपी का देखिए 1/3 हो गया 33 1/3%, ठीक है। तो इसका जो बैलेंस है वो कितना होगा, 2/3 होगा, 2/3 होगा इसका बैलेंस। मान लीजिए इसको पूरा 100 बनाना है हमें, 33, देखिए परसेंटेज हमेशा 100% होता है, परसेंट की बात मैक्सिमम क्या होता है 100% होता है। तो 33 1/3% और बैलेंस हमारा इसमें कितना बचता है, अगर 100% में से मैं 33 1/3 माइनस कर दूंगा तो वो मेरे पास बच जाता है 66 2/3%, ठीक है। तो इसको मैं 2/3 भी लिख सकता हूँ फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो 33 1/3% प्लस 66 2/3% बनता है 100%। ऐसी 1/3 प्लस 2/3 कंप्लीट हमारा 1 बनता है, फ्रैक्शन की फॉर्म में 1 या परसेंटेज की फॉर्म में 100% कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर लॉस हुआ है 33 1/3% का, मतलब सीपी इसका 2/3, सीपी का 2/3 प्राइस पे वो बिका है। अगर सीपी का अगर कहते कि भाई 2/3 प्राइस पे बिका है तो उसको लॉस हुआ है 33 1/3% का, क्योंकि 1/3 चला गया ना इसके अंदर से। मान लीजिए सीपी पूरा 1 था, उसको लॉस हो गया 1/3 का, तो कितना बच गया 2/3। उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है कि अगर 1 का बिकता तो कोई लॉस नहीं था, बट 1/3 उसको उसमें से कम मिल रहा है, 1/3 का लॉस हुआ है, तो 1 - 1/3, 2/3 ओरिजिनल का 2/3 पे बिका है, और कितने का बिका है 1 का। तो ओरिजिनल सीपी कितना था, ये इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2, या फिर 1.5 रुपये कह सकते हैं, 3/2 रुपीज। या व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन इट इज सोल्ड एट 60% ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। अगर उसको ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है 3 का 60% पे बेचे, यानी 3 का 60% हमने निकाल लिया, 6 3 18, 18/10, या फिर हम इसको ले सकते हैं 9/5, 2 5 10, 2 9 18। और परसेंटेज प्रॉफिट किस पे निकलता है हमेशा, परसेंटेज प्रॉफिट हमने सीखा है कि हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकलता है। तो कॉस्ट प्राइस है हमारा 3/2, 3/2 की चीज़ को हमने 9/5 का बेचा, 5 3 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 15, यानी 15 की चीज़ को हमने 18 का बेचा। प्रॉफिट कितना हुआ, 15 की चीज़ को 18 का बेचा, 3 रुपये महंगा बेचा, 3 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100, 3 5 15, 5 से 20, यानी 20% का प्रॉफिट इसके अंदर हमें हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ 9 डिजिट नंबर 389x6378y is divisible by 72, then the value of √6x + 7y will be। देखिए डिविजिबिलिटी यहाँ पर आ गई, 72 से डिविजिबिलिटी चेक करना है, कब होगा, 72 बना है 8 और 9 की मल्टीप्लिकेशन से। तो हमें अब अलग अलग चेक करना है कि ये 8 से मल्टीप्लाई हो, डिविजिबल हो, और 9 से डिविजिबल हो, तब हम कह पाएंगे कि नंबर 72 से डिविजिबल है। सबसे पहले बात करते हैं कि 8 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक होती है। 8 की डिविजिबिलिटी के किसी भी नंबर की अगर लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड हैं तो कंप्लीट नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो 7 8y, इसको हमने डिवाइड किया 8 से, 8 9 72, 8 - 2 6। अब यहाँ पर y है हमारे पास, तो हमें पता है 8 की टेबल में 8 8 होता है 64, और यहाँ पर देखिए अगर 64 आ जाए तो ये नंबर हमारा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, यानी y की वैल्यू अगर 4 हो और 4 यहाँ पे आ जाए तो हम लिखेंगे कि 8 8 64, और ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। तो y की वैल्यू हमें मिल गई 4। अब हम चेक करेंगे 9 को चेक करेंगे, तो 9 के लिए क्या होता है, हम पूरा सम करते हैं, सभी डिजिट्स का सम। अगर सम डिविजिबल बाय 9 तो हमारा नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है 9 से, और अगर ये 9 से
डिजिट का जो सम है 9 से डिवाइड अगर नहीं होगा तो ये पूरा कंप्लीट नंबर डिविजिबल नहीं होगा। तो हम इसका सम करते हैं। 3 प्लस 8 11, 11 प्लस 9 20 प्लस 6 26 प्लस 3 29, 29 प्लस 7 36, 36 प्लस 8 44, 44 प्लस 4 48। तो अब इसके अंदर हम क्या ऐड करें, मतलब x की वैल्यू क्या हो कि ये 9 से डिवाइड हो जाए। तो हमें पता है 9 6 होता है 54, 9 6 54। तो अगर इसमें हम 6 और ऐड कर दें, तो अगर 6 और ऐड कर दें तो हमारा ये नंबर बन जाएगा 54। तो हम कह सकते हैं ना कि x की वैल्यू 6 है। तो हमारे पास अब देखिए दोनों वैल्यूज आ गई, x की भी और y की भी। तो इसके अंदर हम पुट कर देंगे अंडर रूट ऑफ 6x प्लस 7y अंडर रूट ऑफ 6 6 36 प्लस 7 4 28 हमारा फाइनल। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन के साथ अब ये लेक्चर हम खत्म करते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हो मेरे को, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेसन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।